नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारे खास शो कंज्यूमर इज किंग में। कोरोना वैक्सीन के बाद वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भी भारत ने इतिहास रचा है। दरअसल देश में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार चलते आ रहे अभियानों के फलस्वरूप भारत ने मात्र 275 दिनों में 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टीकों की खुराक देने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के खिलाफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू होने के बाद से देश में अब तक टीकों की 100 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। जहां एक ओर अडल्ट्स को 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों की वैक्सीन को भी सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, जिसका मतलब है कि बहुत जल्द अब बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। यानी एक बात तो साफ है कि भारत कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए कमर कस चुका है। इसी खास मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एन.के. गांगुली, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर के, और साथ है हमारे पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम्स एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। लेकिन चर्चा के पहले आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी समेत देश के कई दिग्गजों ने किस तरह इस बारे में अपनी खुशी जाहिर की है। हमारे साथ चर्चा के पहले आइए देखते हैं। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को किसी भी तरीके से संपूर्ण भाव से लोगों को ग्रहण करना चाहिए, जो कि ग्रहण किया है अभी तक। इसी भावना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई हेजिटेशन न रखे, साइंटिफिकली प्रूवन है। आपके सामने इतने लोग हैं, सभी ने वैक्सीनेशन लिया है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वैक्सीनेशन से बहुत बड़ा बेनिफिट है। Congratulations are to the nation, to the people of India, to the healthcare workers of India, and truly well deserved, because to reach 1 billion dose mark for any nation is remarkable. 100 करोड़ डोजेस क्रॉस करना, और वो भी इतने कम समय में, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया का ये माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोजेस दी हैं। WHO आज इंडिया को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। जब शुरू हुआ था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उस वक्त बहुत से लोगों का मानना था शायद ये गोल अचीव करने में हमें बहुत समय लग जाए। तो ये एक तरीके से बहुत ही अनेक स्तरों पर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है कि हम लोग बहुत कुछ और भी कर सकते हैं आगे। जी, ये थे हमारे साथ दिग्गज जिन्होंने अपना संदेश दिया है इंडिया के 100 करोड़ वैक्सीनेशन के इस लैंडमार्क मोमेंट तक पहुंचने के बारे में। आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर गांगुली और डॉक्टर लहरिया जी के साथ। डॉक्टर गांगुली, आपसे शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि हमने अभी सुना, लोग कह रहे हैं कि एक तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क है, लेकिन जहां कोई समय पर हमने दिन में 2 करोड़ टीकाकरण भी किए थे, अब लगभग 60-70 लाख के आसपास दिन में टीकाकरण हो रहे हैं। तो क्या वैक्सीन हिचकिचाहट, वैक्सीन हेजिटेंसी जो बात करते हैं, क्या ये उल्टा अब बढ़ रही है? एक्चुअली इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी काफी कम है। जो आगे हमने देखा पोलियो वैक्सीनेशन के समय थोड़े से माइनॉरिटी कम्युनिटीज में थोड़ा सा भ्रम था,
या अभी यहाँ गांव के लोगों में थोड़ा सा भ्रम था, बट अब जब हम देख रहे हैं कि करीब 1 बिलियन डोजेस मिल चुके हैं इतने कम समय में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये वैक्सीन हेजिटेशन से ये नहीं कर पाते हम। और दूसरी चीज है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें डेली लेबर से लेके माइग्रेंट लेबर, एग्रीकल्चर वर्कर्स, करीब करीब सभी वैक्सीन ले चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये एक माइलस्टोन है। अभी हमें दूसरे माइलस्टोन अभी कवर करने हैं। दूसरे माइलस्टोन्स जो है वो है कि हमें दूसरी डोज देनी है। अभी 29 से 30% लोगों को मिला है, और हमें पता है कि दूसरी डोज नहीं मिलती तो प्रोटेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये साइंटिफिक आंकड़ा सबके सामने हमारा है। तो दूसरा डोज हमको देना पड़ेगा, और उसमें कई लोग 2-2 महीने तक वेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास वैक्सीन काफी है तो हम इस समय को थोड़ा घटा भी सकते हैं, और हम दूसरा डोज की सुविधा लोगों को उपलब्धि करा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि कभी वल्नरेबल है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को हमें वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना पड़ेगा। और जो एपिडेमियोलॉजी है वो पहले तो जब नया होता है तो पूरे पॉपुलेशन में जाती है, एडल्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। बट अब जो दुनिया के आंकड़े देख रहे हैं तो बच्चे काफी अफेक्टेड हो रहे हैं, और बच्चों का जो हॉस्पिटल्स है वो सारे भरे पड़े हुए हैं, और वो मर भी रहे हैं जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड और दूसरे बच्चे हैं। तो बच्चों तक अब जब वैक्सीन का हुआ तो बच्चों को भी हमें देना चाहिए, जैसे स्कूल जा सके, यूनिवर्सिटी जा सके, कॉलेज जा सके, और अपने परिवार को या टीचर्स को इन्फेक्शन न ट्रांसमिट करे। फिर जो हमें करना है कि अभी हमारे पास अब अच्छे आंकड़े आ गए हैं, मैंने कई वैक्सीन में आंकड़े आ गए हैं कि जो लोग वल्नरेबल होते हैं, जो ट्रांसप्लांटेशन के वेट कर रहे हैं, जो लोगों को कैंसर के मरीज हैं, जिनको के इम्यूनोसप्रेसेंट्स मिल रहा है, जो एजेड हैं, 70 से ऊपर हैं, और उनमें काफी कोमॉर्बिडिटीज है, वो बड़े वल्नरेबल हैं, उनको हमें बहुत जरूरी बात कही आपने डॉक्टर गांगुली। सुविधा। डॉक्टर गांगुली, एक सेकंड, आपने बहुत ही जरूरी बात कही, लेकिन इसे मैं एक बार आगे डॉक्टर लहारिया तक ले जाना चाहूंगा। डॉक्टर लहारिया, एक जो बात डॉक्टर गांगुली ने कहा कि लगभग 29 या 30% लोगों ने डबल डोज लिया है। कुछ आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि लगभग 10 करोड़ लोग हैं जिन्होंने पहली डोज ले ली है लेकिन दूसरी डोज नहीं ली है। तो क्या अब ये जरूरी हो जाता है पहले कि उन लोगों को प्रोत्साहित करें जिन्होंने पहली खुराक ली है लेकिन वो दूसरी खुराक अभी तक नहीं लिया है उन्होंने, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि पहले आप अपनी दूसरी खुराक लीजिए तो एटलीस्ट आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे? देखिए, इस मामले में हमें दोनों पहलुओं पर नजर रखना होगा। पहली बात कि जो 1/4 एडल्ट पॉपुलेशन जिसने अभी पहला शॉट भी नहीं लिया है, तो उनमें से काफी संभावना है कि कुछ को वैक्सीन हेजिटेंसी है। तो हमें सारे कदम उठाने होंगे कि जो अब तक पहला शॉट लेने भी नहीं आ रहे हैं उनको उनकी जो मिसकॉन्सेप्शन है या क्या कारण है वो समझे जाएं। वो लोग कहाँ पर रहते हैं, तो डेटा का इस्तेमाल करते हुए समझा जाए कि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, किस आबादी के ग्रुप हैं, क्या वो प्रेग्नेंट वुमेन है, मेल है, फीमेल है। तो हमें डेटा के आधार पर समझना होगा कि अब भी जो लोगों को कोई भी वैक्सीन नहीं मिली है वो कौन लोग हैं, उनके क्या कंसर्न है, उनके कंसर्न दूर करने के लिए एक कैंपेन चलाने की जरूरत है, तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बात आती है जो लोग पहला शॉट ले चुके हैं और अभी दूसरा डोज नहीं लिए हैं, तो हमें एक बात याद रखनी होगी कि फिलहाल भारत में करीब 87 या 88% जो वैक्सीन दी जा रही है वो कोविशील्ड है। अब चूंकि कोविशील्ड वैक्सीन का पहला शॉट लेने के बाद दूसरा शॉट के लिए 12 सप्ताह का इंतजार करना होता है। साथ में हम यह भी जानते हैं कि भारत में जो वैक्सीन सप्लाई है वो पिछले 2-3 महीने में काफी इंप्रूव की है, और इसी लिहाज से अधिकतर लोगों को जो वैक्सीन मिली है बड़ी संख्या में, 28 अगस्त को मेरे ख्याल से भारत में 50 करोड़ थे, उसके बाद बाकी 50 करोड़ और वैक्सीन लगी हैं। तो 7 अगस्त को 50 करोड़ थे और उसके बाद पिछले 2-2.5 महीने में काफी वैक्सीन लगी हैं। तो वो उन लोगों का अभी टर्न आया ही नहीं है जो कि वो सेकंड शॉट लें। तो मैं उसके बारे में इतना चिंतित नहीं हूं,
कि वो अभी सभी लोगों को सेकंड शॉट नहीं मिला, लेकिन याद रखना होगा कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं, चाहे वो उनका टर्न आने वाला है या आ चुका है, हमें उन लोगों को पर भी ख्याल रखना होगा जिनको सेकंड शॉट की जरूरत है। गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली उनको अप्रोच करना चाहिए। अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि अभी फिलहाल भले ही भारत में पर्याप्त सप्लाई है और डिमांड उससे कम है, लेकिन अगर हमें वैक्सीन को एक बड़े स्तर पर पहुंचाना है तो देखना होगा कि सप्लाई पर्याप्त होते हुए भी एक्सेस के चैलेंज हो सकते हैं, वैक्सीन लोगों तक के पास नहीं होगी। तो उन मुद्दों को भी ध्यान देना होगा कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन सेंटर्स पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको भी इस दायरे में लाने की जरूरत है, वो चाहे पहले शॉट के लिए हो, सेकंड शॉट के लिए हो। तो हमें सप्लाई इंप्रूव की है, लेकिन अब एक्सेस को इंप्रूव करना है, लोगों में जागरूकता लानी है और साथ में फर्स्ट शॉट और सेकंड शॉट दोनों पर ध्यान देना है। जी, डॉक्टर गांगुली, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। आपने पहले भी कहा था बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में। अब भारत का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2021 तक सारी अडल्ट आबादी को टीकाकरण हो जाए, लेकिन अगर हम बच्चों को भी टीकाकरण करना शुरू कर दे तो ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर? इस ऐसे में क्या किया जाए? नहीं, देखिए, अब अगर अब हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब हमारा सप्लाई चेन ठीक है। और अगर हम पूरे आंकड़े देखें, अगर हम पुराना सेंसस देखें, मुझे लगता है कि हमारी आबादी बढ़ गई है। अगर हम 1.3 बिलियन है तो जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, करीब 27 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन होंगे हमारे, और 5 से 25 साल के बच्चे जो हैं वो करीब 25% हमारी आबादी उसकी होती है, 5 से 15 साल के बच्चे, और थोड़े से छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं मिला है। तो एक काफी पॉपुलेशन जो है अभी अनवैक्सीनेटेड है, वल्नरेबल है। आज ही टोनी फाउची ने वो किया है कि बच्चों को, अमेरिका में उन्होंने ये दिया है कि बच्चों को मिलना जरूरी है, तो इसलिए हमें बच्चों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा ही। और ये सिर्फ नहीं कि बच्चे अब बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे ट्रांसमिट भी करते हैं, बच्चे अपने आसपास के लोगों को वल्नरेबल करते हैं। और जब हम अपनी इकोनॉमी खोल रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज में बच्चों का जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को मिड डे मील मिलता है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निशन बेटर होता है, तो हमें कोई चारा नहीं है, हमें इम्यूनाइज करना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं और कहना चाहूंगा कि सेकेंड डोज जरूरी है। अभी इतना डाटा, पहले हमारा लक्ष्य था कि किसी तरह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दो, पहला डोज दे दो, जिससे वो कवर हो जाए। लेकिन इतने आंकड़े हैं अभी सेकेंड डोज न मिले, और हमारे पास कोविशील्ड हमारा हुआ 60-70% इफेक्टिव वैक्सीन है। तो अगर हम नहीं देते सेकेंड डोज तो हमारी पॉपुलेशन वल्नरेबल रह जाती है। तो हमें सेकेंड डोज किसी तरीके से, बट हमारे सिस्टम पर अब हमें थोड़ा सा भरोसा हो गया है कि अगर 100 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो गए तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गया, और वैक्सीन पहुंची भी है। और हमने कुछ रूरल जगहों में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, क्योंकि मैंने कुछ जो इंटरव्यूज लिए हैं, मैं कम्युनिकेशन एडवोकेसी में भी काम करता हूं, तो हमने कुछ जगहों में जो इंटरव्यूज लिए हैं उनमें हेजिटेंसी थी। सो मैं लहरिया जी से सम्मत हूं कि करीब 10-20% लोग हमारे यहाँ होंगे, अभी भी हेजिटेंसी होगी। तो हमारा जो कम्युनिकेशन एडवोकेसी है वो काफी बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश आपने सुना, इससे बेहतर संदेश क्या हो सकता है। लेकिन ये संदेश हमें पहुंचाना है कोने कोने में, और ये संदेश अगर हम पहुंचा पाए और ऐसी भाषा में लोगों को बोलें कि जो समझे, तो लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी मिक्स्ड एंड मैच वाला इवन अमेरिका में इन्होंने अलाउ कर दिया है, यूरोप में अलाउ कर दिया है मिक्स एंड मैच, वहां हो भी रहा था, ऑफिशियली अलाउड हो गया। तो हमारे यहाँ पर ये जो एक बड़ा लंबा वो था, वो इसलिए था लॉजिस्टिक कि हमारे पास वैक्सीन थी नहीं। तो बट 2 महीने 3 महीने जब वेट करना पड़ता सेकेंड डोज के लिए, हम कुछ लोगों को और लूज कर जाते हैं, क्योंकि वो जब वैक्सीन लगाने जाते हैं तो जो दिहाड़ी वाले होते हैं
हैं उनकी दिहाड़ी जाती है, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो हमें एक और चीज जो लहरिया जी ने बोला जिसके साथ मैं सहमत हूँ, हमें वैक्सीन को लोगों के करीब से करीब ले जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन को। अगर हो सके तो उनके RWAs में जहां रहते हैं वहां तक ले जाना पड़ेगा, झुग्गियों में ले जाना पड़ेगा, जिससे कि इजी उनको करना पड़ेगा जाके कि लाइन लगा इजीली के अपनी अवेलेबल हो दिहाड़ी वो ना खर्च करें। वैक्सीनेशन, जो लोगों के लिए इजी हो, उन्हें तकलीफ ज़्यादा ना लेनी पड़े, उनका समय नहीं जाए वैक्सीनेशन लेने के लिए। डॉक्टर लहरिया, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अब हाल ही में काफ़ी चर्चा हो रही है WHO की इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग देने के लिए कोवैक्सीन को EUA अप्रूवल देने की बात चल रही है, और भारत बायोटेक ने भी और इन्फॉर्मेशन दी है WHO को। ये कितना ज़रूरी हो रहा है इंडिया के लिए, और इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड पर उसके लिए भी? तो जहां तक WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की बात आती है, तो हमें याद रखना होगा कि इसका उद्देश्य है कि अगर वो वैक्सीन WHO लिस्ट में आ जाती है, तो हम जानते हैं कि कई सारे देश जो वैक्सीन WHO की लिस्ट में है, उसमें उस वैक्सीन से वैक्सीनेटेड व्यक्तियों को अपने देश में आकर आने की अनुमति देते हैं विदाउट एनी एडिशनल मेजर्स। तो एक इम्पोर्टेंट कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथ में अगर ऐसा होने पर यह भी हो सकता है कि वैक्सीन का एक्सपोर्ट और यूटिलाइजेशन बाकी देशों में भी फायदा होगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक दूसरी बात याद रखनी होगी कि जो वैक्सीन कोई भी होती है, उस देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है, और वो अपने आप में एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। WHO का इमरजेंसी यूज लिस्टिंग एक अलग प्रक्रिया है। तो भारत में यह कोवैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, बड़े लेवल पे इस्तेमाल हो रही है। करीब 11 से 12% ऑफ टोटल वैक्सीनेशन भारत में जो हुआ है वो कोवैक्सीन से हुआ है, और जब 100 करोड़ हो गए तो हम कह सकते हैं कि 11-12 करोड़ करीब डोज लग चुके हैं। तो यह वैक्सीन सुरक्षित है, यह वैक्सीन प्रभावकारी है, हम जानते हैं, और भारत की रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूव किया हुआ है। मैंने यह भी देखा है कि बीच में पिछले कुछ महीनों से चर्चा चल रही है कि WHO का अप्रूवल डिले हो रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन हमें साथ में यह भी याद रखना होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो सब्जेक्ट ग्रुप है जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग करता है, वो एक प्रक्रिया का पालन करता है। जो भारत में मैन्युफैक्चरर है, उसने इमीडिएट अर्लियर डॉसियर सबमिट किया, उसके बाद उसको रिव्यू किया गया, तो फिर उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, उसके जवाब दिए गए। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि हालांकि टीवी चैनल और अखबारों में एकदम स्पेकुलेशन चलने लगते हैं कि कमेटी आज बैठने वाली है और उसके बाद अप्रूव कर देगी, लेकिन हमें याद रखना होगा कि जैसे कमेटी जब भी बैठती है उसकी एक फिक्स मीटिंग का शेड्यूल होता है। तो जैसे ही वो डॉसियर आ जाता है उसके अगले दिन नहीं बैठ जाती है, उसका शेड्यूल होता है। तो मुझे लगता है यह प्रक्रिया चल रही है। लगभग सभी वैक्सीन के लिए प्रक्रिया उतना ही समय लेती है, और कुछ के लिए 1 आध सप्ताह, कुछ महीने अधिक अतिरिक्त लग जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ जब भी वो प्रक्रिया में और सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग उसकी भी हो जाएगी वैक्सीन की, और बाकी सारी सुविधाएं जो दूसरी वैक्सीन को हैं उसी तरह से इस वैक्सीन को भी काउंट किया जाएगा। जी जी। डॉक्टर गांगुली, लेकिन वैसे देखा जाए तो स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है, दैनिक मामले कम हो रहे हैं, मौतें कम हो रही हैं, और स्कूल्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स सब खुल रहे हैं। लेकिन फिर भी कैसी सावधानी बरतनी चाहिए हमें जिससे तीसरी लहर, जिसका अभी तक इतना डर था, वो नहीं आए? एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे कुछ स्टेट्स में अभी भी केसेस काफी आ रहे हैं। मैंने अभी भी 13-14 हजार केस हैं। पूरा भारत की आबादी देखें तो ये स्मॉल नंबर है, बट डेथ्स भी हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ स्टेट्स में हो रही है। तो हमारे यहाँ पर जिस तरह से आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उससे दूसरे जगहों में फैलने की पूरी शंका है। और अब डेल्टा प्लस जो है वो भी हमारे यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है, दूसरी जगहों में डिटेक्ट हुआ है। हमारे यहाँ पर लगता है हार्ड इम्यूनिटी, अभी डाटा आने वाली है, हार्ड इम्यूनिटी भी कुछ हमारे यहाँ पर आंकड़ा है, बट सावधानी को बरतते रहना चाहिए। चाइना के कुछ केसेस सारे दुनिया में फैल गए, तो पोलियो में भी हम बोलते हैं कि एक भी केस आया तो हमको चिंता की बात है, कहीं भी दुनिया में आया। तो अभी हमको जो इसमें देखना है कि किसी भी तरीके से हमें सावधानी नहीं छोड़नी है। और ये अभी लोग इस तरह से ले रहे हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। कल ही मैं ट्रैवल किया, मैंने बाय एयर ट्रैवल किया, बस एकदम सार्डिन की तरह भरा हुआ था बस, जिसमें हम लोग
एयरक्राफ्ट से उतरे और गए। एयरक्राफ्ट में लोगों ने कईयों ने अपने मास्क उतार दिए, ऑल्दो उनको एयर होस्टेस ने कहा कि आप इनको ये निर्देश है कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको उतार दिया जाएगा, तब भी कुछ लोगों ने उतार दिया, जो लाउंज में बिल्कुल भरे हुए थे लोग। तो हमको थोड़ी सी चिंता हो रही है कि किस तरीके से, अभी दिवाली आने वाली है, तो हमें और भी अभी हम लोगों को कम से कम 6 महीने 7 महीने वैसे ही चलना है जैसे कि हमारे यहाँ पर कोविड आ सकता है और हम इससे निजात हमको नहीं मिला। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और जो नियम है रेस्टोरेंट में जाने के या पब्लिक प्लेसेस में जाने के, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने का, ट्रैवल करने का, इन नियम को हमको पूरा मान के चलना चाहिए। जहां पर हम रिमोट काम कर सकते हैं, जहां पर घर से काम कर सकते हैं, वहां पर वो भी करना चाहिए, और जहां हाइब्रिड मोड में काम कर सकते हैं वहां हाइब्रिड मोड में करना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। हम इकोनॉमी नहीं खोलेंगे तो हम लोगों को फिर गरीबी से हम लोग मरेंगे और उससे वायरस फैलेगा। तो इसलिए मैं लोगों को ये सलाह दूंगा इसे हम कि भूले नहीं। पूरी सावधानी बरतें। जी, सही कह रहे हैं डॉक्टर गांगुली कि जो अब तक हमने प्रिकॉशंस यूज किए हैं, जो ध्यान रखा है हमने अभी तक, उसे भूले नहीं। जल्दबाजी में ना कदम उठाए ऐसे जिसके कारण आगे चलकर और तकलीफें हो। डॉक्टर लहरिया, समय हमारे पास कम है, लेकिन आपके पास आऊंगा एक क्लोजिंग कमेंट के लिए। आपकी क्या सलाह रहेगी आगे के कुछ महीनों के लिए? हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे आपकी? कोविड-19 से बचे रहें और आगे कैसे चलें? सबसे पहली सलाह रहेगी कि अगर जिस भी व्यक्ति ने कोविड-19 का टीकाकरण अभी शुरुआत नहीं किया है तो वो आप अपना टीका लगवाइए। अगर आप अपने टीके लगवा चुके हैं तो अपने परिवार में और आसपास जो भी व्यक्ति अभी टीका नहीं लगवाया है उसको सलाह दीजिए, उसको सुझाव दीजिए कि टीके लगवाएं। अगर उनकी कोई शंका है, कोई कंसर्न है तो उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। हमें याद रखना होगा कि हर व्यक्ति का जो ससेप्टेबल है, टीकाकरण होगा तभी हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होंगे। बाकी जो लोग टीके लगवा चुके हैं उनको जानना होगा कि टीके से व्यक्तिगत सुरक्षा मिलती है, लेकिन अगर हमें वायरस को फैलने से रोकना है तो मास्क लगाए रहना है। चाहे आपने टीका लगवाया हुआ है नहीं, मास्क का पालन फॉलो करना ही है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि अगले कुछ सप्ताह, लगभग शुरू हो चुका है समय और अगले नए साल की शुरुआत तक फेस्टिव सीजन है, तो इस दौरान लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बाजारों और पब्लिक प्लेसेस में भीड़ लगती है। तो बहुत सावधानी बरतना है। मास्क का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका पालन करते हुए ही पब्लिक प्लेस पर जाना है। खासतौर से मैं सुझाव दूंगा, अगर किसी ने फुल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या जिसका वैक्सीनेशन शुरुआत नहीं हुआ है, उसको पब्लिक मीटिंग अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, वैक्सीनेशन की शुरुआत करनी चाहिए। तो संक्षेप में वैक्सीनेशन, मास्क और सारी सावधानियां बरतते हुए ही हम इससे लड़ सकते हैं। अगर हम साल के शुरुआत तक, अगले साल के शुरुआत तक पहुंच जाते हैं, इस बीच टीकाकरण की दर बढ़ जाती है, तो हम काफी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अभी हमारी चिंता कम हुई है, लेकिन अभी हम खतरे से बाहर नहीं आए हुए हैं। खतरे से हम तभी बाहर आएंगे जब वैक्सीन और लोग मिलकर लड़ें। जी, सही कहा आपने कि चिंताएं कम हो गई हैं, लेकिन अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, जो एक पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम्स एक्सपर्ट है, और साथ भी थे हमारे डॉक्टर NK गांगुली, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है ICMR के। लेकिन शो खत्म कर